बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 12। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 1 आज फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो के माने इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक के माने रेस्ट। अब इसमें क्या पढ़ना है आइए समझते हैं। देखिए, ये आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में ऐसा भी होता है कभी आप हैंडल को हाथ लगाएं तो करंट लगता है। फिर बारिशों में देखा होगा आपने कि बिजली जमीन पर गिरती है तो बिजली गिर कैसे जाती है, बिजली बन कैसे जाती है। और ये बिजली दरख्तों पर ही क्यों गिरती है? दरख्त तो लकड़ी है, लकड़ी तो इंसुलेटर है। और ये जहाजों पर आसमानी बिजली क्यों नहीं गिरती? गिर तो रही है लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? ये सारी बातें आपको उस वक्त समझ में आएंगी जब आप समझेंगे चार्ज क्या होता है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं पर ये नहीं मालूम कि चार्ज है क्या चीज, और चार्ज की डेफिनेशन क्या है, और चार्ज होता कैसे, और चार्ज करते क्यों है, और चार्ज करता क्या है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, समझते हैं। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं एक एटम। इसमें ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये प्रोटॉन हो रहा है, शो हो रहा है, ये न्यूट्रॉन शो हो रहा है, और ये ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। अब इसमें प्रोटॉन है 3 तो आएगा +3, इलेक्ट्रॉन भी 3 -3, तो हम बोलेंगे नेट चार्ज 0। तो हम बोलेंगे न्यूट्रल एटम है और इस पर कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन ना निकल सकते हैं ना आ सकते हैं, तो प्रोटॉन तो 3 रहे। अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल जाए इसमें से और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं तो -2, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, तो अब नेट आएगा +1। तो हम बोलेंगे कि अब ये एटम पॉजिटिव चार्ज हो। प्रोटॉन 3 रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक आ जाए बजाय जाने के, और इलेक्ट्रॉन बजाय 3 से 2 होने के 3 से 4 हो जाए, तो अब नेट आएगा -1। तो हम बोलेंगे ये एटम नेगेटिव चार्ज हो। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने पर चार्ज डेवलप होगा या फिर इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने पर चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन कम हो जाने पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने पर नेगेटिव। तो चार्ज की डेफिनेशन बन गई कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सेस को चार्ज कहते हैं। तो चार्ज क्या हुआ? द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस कॉल्ड चार्ज। अब चार्ज 2 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा याद करना बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन खुद माइनस, और माइनस कम हो गया तो प्लस हो जाएगा, और माइनस बढ़ गया तो माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लस चार्ज, और हो जाए एक्सेस तो माइनस चार्ज। लिहाजा इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस माइनस की डेफिशिएंसी बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस माइनस का एक्सेस हो जाना नेगेटिव चार्ज। तो याद रहेगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। हर एटम बेसिकली तो वो न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, तो वो न्यूट्रल है, नो चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में कम हो जाए तो प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के मुकाबले में बढ़ जाए तो माइनस चार्ज। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और वो ना निकलते हैं ना उसमें कोई एंटर हो सकता है। सारी कार्रवाई इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अब आपके सामने एक एमसीक्यूज है और ये एमसीक्यूज नोट्स में दिया हुआ है। When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod is positively charged because, आगे मत पढ़िए, अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो इसके माने उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, और वो सिल्क में क्या होंगे तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो समझ ले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऑप्शन आपको दिए हुए, पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू ग्लास। अगर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड इज पॉजिटिव। अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो उसके माने ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो यहां करें इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू ग्लास। अगर इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास में आ जाते तो ग्लास तो होता नेगेटिव चार्ज, वो तो पॉजिटिव कह रहा है। प्रोटॉन तो कभी ट्रांसफर होते ही नहीं,
तो सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ग्लास से निकलकर सिल्क में गए हैं तो ग्लास में इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं जब वो पॉजिटिव चार्ज। नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये तो बात बेकार है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर ही नहीं हुए तो चार्ज कहां से आ जाएगा? तो सही आंसर सर सी है। अब हम समझते हैं आखिर ये सारा मामला है क्या, और ये सब सर्दियों में ही क्यों होता है। दो इश्यू समझाने हैं। एक, सर्दियों में अक्सर बाल के खड़ा हो जाना, सर्दियों में मेटल को हाथ लगाना करंट। सर्दियों में बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम किसी से हाथ मिलाएं तो करंट लग जाता है। ये करंट के माने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों, कैसे होता है, और ये सब कुछ सर्दियों में ही क्यों होता है, इसकी वजह अभी आपको समझा देता हूं। पर जो मैं वजह अब बताने जा रहा हूं बेटा, ये अगर आपको समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं, एग्जाम में किसी ने पूछना नहीं। असल में तो खाली आप टॉपिक शुरू ही कूलम लॉ से होगा। अभी तो हमने टॉपिक शुरू ही नहीं किया, अभी तो खाली बेसिक समझा रहा हूं। ठीक है, आइए समझते हैं। आपके पास दो एटम है, एक छोटा है एक बड़ा है। मान लीजिए एक हॉट है एक कोल्ड है। ठीक है, हॉट चीज हीट देती है, तवज्जो रखिएगा, और कोल्ड चीज हीट लेती है। अब अगर ये इसको हीट देगा तो क्या होगा, मैंने आपके सामने दिखाया, जरा गौर कीजिए। इसने इसको हीट दिया, हीट लेने के बाद, एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन, जिसको आप आयनाइजेशन कहते हैं, और आप ये पढ़ते हैं कि जब एटम एनर्जी ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसको आयनाइजेशन कहते हैं, और उस एटम को आयनाइज कहते हैं। तो जो गर्म होगा वो हीट देगा, तवज्जो रखिएगा, हीट देगा, तो जिसको हीट मिलेगी वो हीट रिसीव करके इलेक्ट्रॉन देगा, ये आयनाइजेशन हो गया। और ये जिसने हीट दिया है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसे एफिनिटी कहते हैं। लिहाजा हीट लेकर इलेक्ट्रॉन का देना आयनाइजेशन, और हीट देकर इलेक्ट्रॉन का लेना एफिनिटी। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आ गए तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इस बात को खाली दिमाग में रखिएगा तो आपको बातें सारी समझ में आएंगी। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। क्यों? इसलिए कि देखिए, जमीन के चारों तरफ एयर है, एयर का अपना एक वजन है। अब जितना ऊपर जाते जाएंगे वहां एयर कम हो जाएगी, तो अब जो नीचे है उस पर ये सारा का सारा जितना भी एयर है वो सब इस पर फोर्स लगा रहा है नीचे। मिसाल देता हूं, अगर आप जमीन पे हाथ रख के उस पर एक ब्लॉक रख दें तो आपके हाथ में पेन होगा, और दो ब्लॉक रख दें तो और होगा, और जितने ब्लॉक रखते चले जाएंगे उतना आपको पेन। और बिल्कुल जहां सबसे ऊपर आपने ब्लॉक रखा उसके ऊपर हाथ रख दें, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा वजन होगा उतना प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स पर एरिया होगा। इसलिए नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने से टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। अब बहुत ऊपर चले गए तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, और ऊपर चले जाएंगे माइनस में और कम हो जाएगा। लिहाजा ये जो लेयर है वो ठंडा है, और ये उससे ज्यादा ठंडा है। एग्री? अब होता ये है कि समुद्र का पानी एवापोरेट होकर ऊपर चला गया, जो बादल बन जाते हैं। अब बादलों में क्या होता है, आइए वो भी समझ। देखिए, ये वाला माइनस, जब माइनस में पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो ये पानी के जो कतरे जो भाप बनकर उड़ गए थे, जो बादल बन गए हैं, ये अब सिकुड़ जाए, और सिकुड़ने से वो आइस बन जाए। तो ये जो बादल आप देखते हैं ये असल में आइस के क्रिस्टल है, बर्फ है, पर छोटे छोटे बारीक बारीक क्रिस्टल्स। अब ये जो बारीक बारीक क्रिस्टल ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। अच्छा, अब तो जो आइस क्रिस्टल ऊपर जा रहे हैं उनका टेम्परेचर निस्बतन ज्यादा है इनके मुकाबले। ठीक है, जब ये बहुत ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ लो है, तो ये हॉट हो गया। तो ये आइस क्रिस्टल जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो गर्म, तो जो गर्म है वो क्या करेगा, हीट देगा, और क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले लेयर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जब ये आइस क्रिस्टल ऊपर जाके बहुत बड़े हो जाएंगे और ये हैवी हो जाएंगे तो ये नीचे आना शुरू। जब ये नीचे आना शुरू होंगे तो होगा ये कि जब वो नीचे आ रहे होंगे तो वो ठंडे हैं और ये गर्म है। तो एक आइस क्रिस्टल वो है जो छोटे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और एक आइस क्रिस्टल वो हैं जो हैवी हो गए हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो ठंडे हैं, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो गर्म है। तो गर्म हीट देकर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ठंडा हीट लेकर इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा। यहां देखिएगा, ये कोल्ड या हॉट, ये हीट दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो हीट दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये हीट देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा नेगेटिव, और वो हीट लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा पॉजिटिव। जब ये चार्ज बढ़ना, देखिए अब इसके लिए बादलों का वहां रुकना बहुत जरूरी है। तो अगर बादल रुक गए वहां पर किसी जगह पर, तो ये चार्ज स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो माइनस और प्लस आपस में मिल जाए और मिलके धमाका होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। उस धमाके से हीट पैदा होगी जिसको आप लाइटनिंग कहते हैं। उससे तकरीबन 50 से 60 हजार डिग्री सेंटीग्रेड बनता है टेम्परेचर। उस 50 से 60 हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो सारी बर्फ पिघल जाती है और पिघल के पानी बन जाती है। और पानी भारी होता है हवा के आइस के मुकाबले में। यकीन नहीं आ रहा तो एक गिलास में पानी रखें, उसमें आइस क्यूब डाल दें, आइस क्यूब ऊपर आ जाएगा। आइस क्यूब ऊपर इसलिए आएगी कि आइस क्यूब हल्की है, पानी से हल्की चीज ऊपर जाती है और भारी चीज नीचे जाती है। तो पानी भारी होगा, वो कहां गिरेगा? नीचे, जिसको आप बारिश कहते हैं। तो ये लाइटनिंग स्पार्क जो हुआ, ये माइनस प्लस के मिलने से, शॉर्ट सर्किट से हुआ। अब सवाल जमीन पर कैसे पहुंचा? वो ऐसे पहुंचा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दरख्तों में बहुत सारे पत्ते हैं, तो बहुत सारे एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस इनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा जमीन के अंदर। तो जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे नीचे जमीन में, तो ये खुद प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बिजली गिरी नहीं है, असल में मिल गया, ये फिर शॉर्ट सर्किट हो गया जमीन के साथ, और जिसको आप कह रहे हैं बिजली गिरी, तो गिरी नहीं। इसीलिए देखिए, अब जहाज की बात करें आप, तो जहाज वो हवा में है और हवा इंसुलेटर है। तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहे, तो वो चार्ज हो नहीं रहा, तो फिर अट्रैक्शन भी नहीं हो। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो पा रहा है और ये इसको खींच रहा है, जिससे आप आसमानी बिजली कहते हैं। इस सारी बहस से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, एक बात समझ में आ गई है कि असल में चार्ज का स्टैब्लिश होना ही बारिश बनने की वजह है। ठीक, और इसको पढ़ने का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आइए, हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। हमारा टॉपिक आज का अब शुरू होने जा रहा है, कूलम्स लॉ। कूलम आदमी का नाम, बड़ा लंबा नाम था, सर चार्ल्स अगस्टस टी कूलम। 1785 में इन्होंने लॉ दिया। लॉ क्या दिया? अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो बोलेंगे लाइक चार्जेस, और दो माइनस हैं तो वे लाइक, एक जैसे हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे। अब सवाल पैदा होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, ये बताऊंगा मैं कुछ देर के बाद। और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो अट्रैक्ट। तो सवाल पैदा होगा कि भाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये बताऊंगा भी कुछ देर। लेकिन ये बात कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये हमारी किताब में नहीं है, और समझा दूंगा भी आपको कुछ देर के बाद। अगर दो चार्ज Q1 Q2 है तो Q1 Q2 को करेगा अट्रैक्ट, F12, और Q2 Q1 को खींचेगा, F2। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अब आइए उसकी रीजन समझते हैं, रीजन क्या है, सुनिएगा और से जरा देखिए जनाब। अगर आपको ये समझना है ना सही मानों में, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा, और वो क्या है, सुनिए। अब मैं कुछ जुमले बोलूंगा जो आपको ऐसा होगा फील कि यार ये तो सरपास, तो क्या उल्टी बातें करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि मैग्नेट लोहे को खींचता है, मैं कहता हूं जी नहीं। आवाज कानों में जाती है, जी नहीं, आवाज कानों में नहीं जाती। जमीन दूसरी बॉडीज को खींच रही है अपनी तरफ, मैं कहूंगा जी नहीं खींचती। और प्लस प्लस को रिपेल करता है, नहीं करता। तो आप बोलोगे फिर क्या होता है? देखिए, सारी बातें समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा आपको फील्ड। अब मैं एक मिसाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। फर्ज करें एक कमरा है और मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मेरी आवाज कानों में नहीं जा रही, मेरी आवाज पूरे कमरे में फैली है। मेरी आवाज आपके पैरों में भी होगी, मेरी आवाज आपके सर पर भी होगी, मेरी आवाज छत पर भी है, मेरी आवाज दीवारों के पास भी, हर जगह है। पर जहां लोग नहीं, उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि आवाज को कान सुन रहा। तो कान बता रहा कि आवाज है,
इसका मतलब है कि आवाज इस पूरे कमरे में मौजूद है, हर जगह, टेबल के नीचे भी मौजूद है आवाज, पर वहां कान नहीं है इसलिए आपको आवाज, तो आवाज कानों में थोड़ी गई, आवाज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड को जन्म दिया, उस फील्ड में जब कान आ गया तो उसने महसूस कर लिया। इसी तरह मैग्नेट लोहे को नहीं खींचता। यकीन ना आए तो एक काम करें, मैग्नेट रखें उसके, और बचपन में आपने किया होगा कि एक कागज का एक पेपर ले लें, उसके ऊपर रखें लोहा, नीचे रखें मैग्नेट, वो चिपक जाए। तो अब सवाल ये कि मैग्नेट और लोहे के बीच में कागज तो चिपक कैसे गया? तो दरअसल मैग्नेट नहीं खींचा, मैग्नेट के चारों तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई अगर से पुल करे, ऐसे जमीन के चारों तरफ उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है जो नजर नहीं आ रही, उस फील्ड में जो का मास आएगा तो उसे खींच लेगा। अब अगर आपके पास एक प्लस चार्ज है तो उसकी फील्ड होगी, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे जो आउटवर्ड, और माइनस चार्ज है तो उसकी फील्ड इनवर्ड। ये आइडिया पहली बार इस शख्स ने दिया था जिसका नाम है माइकल फैराडे, और ये एमसीक्यूज आया 2006 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। अब आपने याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी फील्ड होगी आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड होगी इनवर्ड। ऐसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की फील्ड होगी आउटवर्ड और मैग्नेट के साउथ पोल की फील्ड होगी इनवर्ड। अब अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस और फर्स्ट दो प्लस चार्जेस हैं, तो दोनों की फील्ड होगी आउटवर्ड। अब जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे फील्ड बढ़ती जाएगी, चार्ज कम करेंगे फील्ड कम होगी, चार्ज खत्म करेंगे फील्ड खत्म हो जाएगी, और अगर चार्ज को तब्दील ना करे तो फील्ड भी तब्दील नहीं। एग्री? तो बताइए इस फील्ड को जन्म किसने दिया? चार्ज ने दिया। ये फील्ड कब बढ़ेगी? जब चार्ज बढ़ेगा। ये फील्ड कब कम होगी? जब चार्ज कम होगा। ये फील्ड कब खत्म होगी? जब चार्ज खत्म होगा। अब जब तक मैं चार्ज को तब्दील नहीं करूंगा ये फील्ड भी तब्दील नहीं। अब अगर मैंने करीब करना शुरू कर दूं तो क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, कैंसिल तो उस वक्त होंगे जब चार्ज खत्म होगा। तो जब तक चार्ज मौजूद है फील्ड भी मौजूद है। तो होता क्या है, अब वो यहाँ, जब ये दो प्लस चार्ज हैं इन्हें आप करीब करेंगे तो ये फील्ड बेंड कर जाएगी। आप जितना करीब करते जाएंगे वो बेंड होती चली जाएगी। जब ये बेंड हो गई तो वो सीधा होना चाहिए, जैसे एक लचकदार लकड़ी है, आप उसको फोर्स लगा के बेंड कर दें, जैसे छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो जब आपने उसको बेंड किया हुआ है वो चाह रहे वापस जाओ, ऐसे ही ये दोनों चाह रहे में वापस जाओ तो दे कॉज रिपल्शन। तो कहां प्लस ने प्लस को रिपेल किया? दरअसल फील्ड है, प्लस की आउटवर्ड फील्ड है। आप जितना करीब करते जाएंगे वो फील्ड बेंड हो जाएगी, बेंड होगी तो वो वापस अपने फॉर्म पर आना चाहेगी। तो फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट तो कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। तो आवाजें मिलकर के तेज आवाज तो हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। अब यहां देखिए, पर अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज हो तो प्लस की फील्ड आउटवर्ड, माइनस की इनवर्ड, अब ये एक दूसरे पे अलायंस, कैंसिल नहीं हो सकते, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मजीद करीब आना चाहेंगे क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथन हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसलिए अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। कूलम ने इस पर एक लॉ स्टैब्लिश किया, आइए वो लॉ फिर देखते हैं। Like charges repel and unlike charges attract each other with same magnitude of force. Like charges repel and unlike charges attract each other with same magnitude of force. क्या मतलब magnitude of force? देखिए ये फोर्स है वो इसकी इस पर है और ये वाली फोर्स इसकी इस पर है। दोनों अगेंस्ट हैं, ये राइट है वो लेफ्ट है, डायरेक्शन सेम नहीं है। देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, डायरेक्शन सेम नहीं, इनके मैग्नीट्यूड सेम। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट से और इनके बीच के फासले के स्क्वायर से इनवर्सली। ये बिल्कुल वैसा ही लॉ है जैसे कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, फोर्स प्रोपोर्शन टू m1 m2 by r स्क्वायर। m1 m2 मास था, यहाँ q1 q2। तो जिस तरह ग्रेविटेशन लॉ है m1 m2 by r स्क्वायर, ऐसे कूलम लॉ है q1 q2 by r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट पड़ेगा, which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो लॉ मुकम्मल हुआ। ये पेपर में 2-3 बार आ चुका है। 4 नंबर का लॉ होता है, 4 नंबर में से 1 नंबर इस डायग्राम के मिलते हैं,
एक नंबर इस स्टेटमेंट के मिलेंगे और 2 नंबर फॉर्मूले के मिलेंगे। अब फॉर्मूला कैसे आएगा वो सुनिएगा, पर मैं यहां भी रुक रहा हूं। आपने क्या पढ़ा बताइए, दोबारा से देखिएगा। लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract each other with same magnitude of force, which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. बेटा जब भी प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं आता है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू होती है 1/4 बाय, इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सिंबल है, जैसे थीटा सिंबल है एंगल के लिए, तो हम थीटा नहीं एंगल को समझते हैं, ऐसी एप्सिलॉन सिंबल है परमिटिविटी को। लिहाजा अगर आपको एप्सिलॉन समझना है तो परमिटिविटी समझिए। अब हम समझने जा रहे हैं कि ये परमिटिविटी क्या चीज होती है। फर्स्ट कीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी प्लस से माइनस की तरफ, और ये दोनों करेंगे अट्रैक्ट। फर्स्ट करें मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, कागज इंसुलेटर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो हर एक में होंगे एटम होते, पर ये बेतरतीब पड़ेगा, इसको बोलेंगे अनपोलराइज। अनपोलराइज माने बेतरतीब, डाई माने दो, इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस जो बेतरतीब पड़ेगा। अगर मैं इसको उठाकर यहां रख दूं इसके बीच में, तो क्या होगा, ये कि सारे प्लस माइनस को पुल करेंगे और ये माइनस प्लस को पुल करेंगे और ये तरतीब में आ जाएगा, माइनस से करीब प्लस आ जाएगा, प्लस करीब माइनस। क्योंकि कागज इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर तरतीब हो जाएगा, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। अब इससे क्या होगा, होगा ये कि ये प्लस और ये माइनस था, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां ज्यादा फील्ड ज्यादा फोर्स, कम फील्ड कम फोर्स। लेकिन इसके पोलराइज हो जाने से क्या हो गया, अब ये प्लस ये माइनस, अब फील्ड इधर है, लिहाजा इसकी फील्ड थी राइट से लेफ्ट और इसकी फील्ड होगी लेफ्ट से राइट। ये फील्ड इसके फील्ड को अपोज करेगी, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ जाएगी। इस अरेंज हो जाने को हम परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू पोलराइज। अब जितना पोलराइज होगा उतनी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मुखालफत होगी, इसीलिए परमिटिविटी के बढ़ने से फोर्स कम होगी। तो देखिए जितनी परमिटिविटी बढ़ेगी, जैसे एंगल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा इसी तरह से अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो एप्सिलॉन बढ़ेगा, एप्सिलॉन बढ़ेगा तो के कम होगा, और के कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। ये जो एप्सिलॉन है जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखिए दो चीजें आ रही, एक उस वक्त जब मीडियम है और उस वक्त जब मीडियम नहीं है, इस रेशो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे। इससे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जब मीडियम नहीं, और इसको बोलेंगे रिलेटिव यानी रेशो, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, इसको ऊपर ले आऊं, तो एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.85 ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिट कहां से आ गए, तो देखिएगा भाई, एप्सिलॉन के अगर यूनिट बनाने हैं, आप बताने हैं आपको, तो इसको मैं ऊपर ले आऊं तो के नीचे आ जाए। अब यहां देखिए, फोर्स न्यूटन, चार्ज को कूलम में नापते हैं, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, आर मीटर का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, पर तो आए के यूनिट, हमें चाहिए एप्सिलॉन के यूनिट, तो उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि 4 पाई के यूनिट तो होते नहीं, लिहाजा जो यूनिट के आ रहे हैं एप्सिलॉन के उसके उल्टे होते, ये बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, उल्टा कर दो कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एप्सिलॉन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अच्छा एक बात समझा दूं, पेपर में 4 नंबर का ये सवाल आएगा, आपको ये सब कुछ नहीं बताना जो मैं बता रहा हूं, आपको तो सिर्फ लॉ बताना है, डायग्राम बनानी है, लॉ की इक्वेशन आ जाएगी और बता देना है कि भाई एप्सिलॉन जो है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बस। और यानी ये बात बतानी है आपको, बाकी बातें छोड़ दीजिए, परमिटिविटी वगैरह नहीं बताएंगे, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट। अब अगर मैं यहां पर पुट कर दूं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो मैंने पुट कर दिया 4 ऐसे ही, पाई 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85। जब आप 1 से डिवाइड करेंगे इस पूरे को, तो आंसर आएगा 9 × 10 की पावर 9। चेक करें, अब इस फॉर्मूले में खाली रख दीजिए, जब रख देंगे तो एफ आ जाएगा आपके पास, जहां के था वहां आ गया 9, 10 और 9। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फोर्स को निकालने का, इसको निकालने का एक नंबर। और एक बात और बता, ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मुख्तलिफ मीडियम के लिए मुख्तलिफ होती है।
तकरीबन दुनिया में कोई 3,500-4 हजार सब्सटेंस हैं, तो उनकी रिलेटिव परमिटिविटी याद करना मुमकिन नहीं है। बस याद रखना है कि एयर के लिए 1 होता है बस, और बाकियों के लिए 1 से बड़ा। लिहाजा इफ एयर इन बिटवीन 2 चार्जेस देन एप्सिलॉन आर इज 1। अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपके पास 2 फॉर्मूले आ गए। और आप सुन लीजिए पेपर में सवाल कैसे आता है। पेपर में आज आपका एक सवाल मुकम्मल है, कूलम लॉ, 4 नंबर का। पहले क्या बोलेंगे कूलम लॉ में कि लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और उससे फिर ये फॉर्मूला बना लेंगे आप। उसके बाद आप बोल देंगे कि k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, जो यहाँ पुट कर देना है। आपको ये नहीं बताना परमिटिविटी क्या होती है, ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये यूनिट कहाँ से आ गए, ये सब नहीं बताना है 4 नंबर में। तो आपको सिर्फ ये बताना है, के बताना, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन होता है, वैल्यू पुट कर देनी है एप्सिलॉन नॉट की, और यहाँ बता दे। तो सॉल्व भी नहीं, याद रखोगे इनको सॉल्व करने पर आंसर यही आएगा, आप चेक करते रहेगा और फिर इसको यहाँ पुट कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला आ गया, 1 नंबर इसका है। और आपको ये चार्ट नहीं बनाना है, आपने बस इतना लिखना है फॉर एयर बिटवीन द चार्जेस एप्सिलॉन आर 1 बन जाएगा और फॉर्मूला। बस अब आप सारे बच्चों ने याद रखना है क्या, आज का लेक्चर सुनिए। आज हमने क्या पढ़ा, मैं जल्दी से 1 मिनट में कंक्लूड कर दूं। आपने पहले पढ़ा चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसी चीज में प्रोटॉन के मुकाबले में कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में बढ़ जाए तो नेगेटिव चार्ज, और अगर बराबर हो तो नो चार्ज। फिर आपने ये पढ़ा कि फोर्स को निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। अगर मीडियम हो तो ये फॉर्मूला है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताएगा वो जो है। और अगर वो कोई मीडियम की बात ना करे तो एयर है या वैक्यूम होगा, तो उस सूरत में फॉर्मूला ये आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए सर्दियों में बाल क्यों खड़े होते हैं। उसकी वजह बहुत सीधी सी है, मैं समझा दूं, हालांकि कोई पूछेगा तो नहीं आपसे ये, लेकिन मैं बहरहाल ये आपको इसकी रीजन अभी दे देता हूं। इसकी रीजन क्या, देखिए बात यह है कि सर्दियों में आपके इर्द गिर्द का टेम्परेचर लो है और आपके बॉडी का टेम्परेचर है 37, तो यू आर हॉट, और हॉट चीज हीट देगी, और जो हीट देगी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। जब आप इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देंगे तो आपके बाल हो गए नेगेटिव चार्ज। बाल नहीं, पूरा जिस्म नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन से भर गया, और माइनस माइनस को रिपेल करता है, तो सारे बाल नेगेटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब नेगेटिव तो आपके दोनों हाथ भी हैं, पर दोनों हाथ का वजन ज्यादा है, ये वेट की वजह से उठ नहीं पाते, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन बहुत कम है इनके वेट के मुकाबले, पर बाल बहुत हल्के हैं। इसीलिए सर्दियों में भी अगर आप बाल गीले करें तो वो उठेंगे नहीं, क्योंकि गीले करने से वो हैवी हो जाएंगे, और जब वो हैवी हो जाएंगे तो वो लिफ्ट नहीं हो पाएंगे, जब ड्राई होंगे तो वो लिफ्ट हो जाएंगे। करंट क्यों लगा, क्योंकि आप सो रहे थे, अगर आप ब्लैंकेट लिए हुए थे तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन भरते चले गए और आप नेगेटिव चार्ज हो गए, और आप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, और ये मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, तो आप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो फ्लो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। करंट के माने देख लें डिक्शनरी में क्या है, करंट माने फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट माने इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। आसमानी बिजली गिरने की वजह मैंने आपको बताया। मकानात में क्यों नहीं गिरता ज्यादातर, इसमें क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में गई हुई, पानी तक मिली हुई हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है और वो चार्ज स्टेब्लिश हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। गाड़ियों में ऐसा नहीं हो सकता। आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी अगर पोल पे काम कर रही है उन्हें कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि गाड़ी बेशक मेटल की है, लेकिन वो टायर तो रबर के हैं, और रबर इंसुलेटर है, और वो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रही, तो इनकम्प्लीट सर्किट हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई इशू नहीं बनेगा। इसलिए आप रबर के जूते पहन करके आप वायर को पकड़ लें। लेकिन बहरहाल अगर ज्यादा हैवी करंट होगा तो हल्का सा करंट महसूस होगा। अगर आप मेटल पर खड़े हो जाएं, किसी कंडक्टिंग चीज पे खड़े हो जाएं, तो फिर आपको बहुत खतरनाक करंट लग सकता है। तो बेटा इसके साथ आज का हमारा लेक्चर, अब मैं बता दूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, वो भी थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं। असल काम अब लेक्चर 2 में शुरू। लेक्चर नंबर 2 जो है, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे बताऊंगा कि चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, तो कूलम को 1 कूलम कब कहते हैं, उसी से बताऊंगा एमसीक्यूज आपको, इसी कूलम लॉ के, और कूलम लॉ के न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं। तो बेटा आप मुझे दीजिए यहाँ इजाजत,
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखिए।